नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तरकाल में हम हर दिन कोशिश करते हैं कि समाज के उन मुद्दों को समाज के साथ साझा करें जो ज़रूरी है, बुनियादी है, जिनके आसपास समाज की आधारशिला टिकी हुई है। ईपीएफओ पेंशन भी कुछ ऐसा ही मुद्दा है जिसको लेकर अब पेंशनर्स ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू कर दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचने की जरूरत क्यों पड़ी? नौबत यहाँ तक क्यों आई? बार-बार भारत सरकार और राज्य सरकारों पर पेंशनर्स के द्वारा अपनी बात कही जाने के बाद भी क्यों नहीं सुनी जाती? 1,000 रुपए की ईपीएफओ पेंशन को बढ़ाकर 7,500 करने की जो ये मांग है, इसको लेकर सरकार क्या सोच रही है? इस सवाल को लेकर हमने समय-समय पर कई बार चर्चाएं की है, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रेंगती है। सरकार इस विषय की गंभीरता को जानते समझते हुए भी इन पेंशनर्स को, जिनकी संख्या काफी है, जो सीनियर सिटीजन है, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी की बात तो हमारे यहाँ बहुत होती है, लेकिन उसकी असली हकीकत दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे ये पेंशनर्स हैं, जो अब जीवन के आखिरी पड़ाव में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज हमारे खास मेहमानों के साथ हम इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर सरकार इन पेंशनर्स की बात पर कब गौर करेगी, कब इनकी मांग पूरी होगी, होगी भी या नहीं होगी। हमारे साथ अशोक राउत हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ईपीएस 95 एनएसी, सरिता नारखेड़े हैं राष्ट्रीय सचिव महिला विंग एनएसी, रमाकांत नारगुन है नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर एनएससी और राजीव भटनागर हैं राष्ट्रीय सचिव एनएससी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कमांडर अशोक राउत साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जी, दरअसल जंतर मंतर तक पहुंचने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारा जो संघर्ष है मैडम, वो तकरीबन 10 साल से चल रहा है। 10 साल से हमने ये मुद्दा उठाया, देश भर में मीटिंगें की, कई आंदोलन किए, गली-गली से लेके, मोहल्ले से लेके दिल्ली तक कई बार आंदोलन हुए। अभी आज ये संगठन पूरे पूरे देश के सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है और कई बार हमने सरकार को गुहार लगाई, उसके लिए आंदोलन किए, ध्यानाकर्षण किए, लेकिन परिणाम कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसमें एक हुआ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें 2 बार चर्चा के लिए बुलाया। उन्होंने आधा-आधा घंटा दोनों बार चर्चा करके ये विषय को समझा भी और इसकी अहमियत को भी समझा। उन्होंने ये भी कहा कि ये काम होना चाहिए, ये अच्छा काम है और इसके लिए मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद हमने वित्त मंत्री से 3 बार मुलाकातें की, उनको मनाया कि भारत सरकार में इसमें कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। हमारे पिछले 10 सालों में 4 श्रम मंत्री हुए। चारों श्रम मंत्रियों के सामने हमने कई बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किए, लेखा-जोखा दिया, उनके पास हमारा कितना पैसा है, कितना पैसा उनको ब्याज मिलता है, कितना पैसा हर हर महीने कंट्रीब्यूशन में आता है। ये सारी चीज़ें श्रम मंत्री जी को समझाई। उसके बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने हमको बुलाया, पार्लियामेंट में हमारी विटनेसेस ली गई। उसमें उन्होंने भी गौर किया कि क्या सच में इतने पैसों में गुजारा हो सकता है 2 वृद्धों का। उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया से हमारी मुलाकात हुई, उनके सामने प्रेजेंटेशन हुआ। लेबर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, हूज़ हू जो कोई नुमाइंदे इस देश को धुरीण लोग चलाते हैं, उनके सामने हमारी पूरा प्रेजेंटेशन कई बार हुआ है और सभी को ये बात समझ में आई है कि ये पेंशन बढ़नी चाहिए, लेकिन अभी तक ये पेंशन नहीं बढ़ी है, ये भी सच्चाई है। आपने देखा होगा 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये ऐलान किया था कि मिनिमम पेंशन में 1,000 करने जा रहा हूँ। आज की तारीख में आपको बता दूं 36,60,000 लोगों को 1,000 से कम पेंशन है। 36,60,000 परिवार ऐसे हैं जो 1,000 से कम पेंशन पाते हैं, 500, 600, 700, 800 और इन लोगों ने हर महीने पैसे भरे हैं पेंशन के लिए।
अंशदान किया है हर महीने। तो इतना अंशदान करने के बावजूद आप इनके बुढ़ापे का मजाक उड़ा रहे हो, उनको 500-700 रुपए देके बोल रहे हो जी लो अपनी जिंदगी। ये तो देश ने हमारे साथ किया हुआ भद्दा मजाक है, और इसलिए जंतर मंतर पर आना पड़ा है, क्योंकि हमने ठहराया है कि हम बूढ़े हैं, मरे नहीं है, जिंदा है, इस देश के नागरिक है, और ये देश के लोगों को दिखाना है, देश की सरकार को, जिम्मेदार लोगों को दिखाना है कि ये लोग अभी मरे नहीं है, और हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक अपना हक नहीं लेंगे। जी, इसलिए हम राजीव भटनागर जी आपके पास आ रही हूँ। बहुत विस्तार से अशोक जी ने समझाया, 2 बार देश के प्रधानमंत्री से, 3 बार वित्त मंत्री से, देश के 4 श्रम मंत्री से, इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी और तमाम सेक्रेटरी से बार-बार मुलाकात के बाद भी अगर ये बात समझ में सरकार को आ नहीं रही, तो इसका मतलब साफ है कि सरकार इस बात को समझना चाहती नहीं। 37 लाख के तकरीबन संख्या आंकड़ा अशोक जी ने बताया। इससे जुड़े हुए परिवारों का आंकड़ा और भी बढ़ जाता है, और 1000 से थोड़ी ऊपर वालों की संख्या भी लाखों में है। क्या ये वाकई में वोट बैंक का मुद्दा नहीं है, इसलिए सरकार एड्रेस नहीं कर पा रही है, इसका समाधान नहीं कर पा रही है? सबसे पहले मीना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार आप हम लोगों के प्रोग्राम को ईपीएस 95 पेंशन मुद्दे को कई बार उठा चुकी हैं और दिखा चुकी हैं, और बहुत लोगों ने इसको सराहना की कि आप लोग ये हम लोगों का मुद्दा दिखाते हैं। हमारे इस आपने जो पूछा उससे पहले हम बस एक बात कहना चाहेंगे कि ये मुद्दा अगर जैसे आप उठा रही हैं सारी जगह ये उठाया जाए तो सरकार जरूर जागेगी, क्योंकि जब आप ही लोग हम लोगों के इसका उद्धार करा सकते हैं। हम लोगों को लगता है कि आप लोग जितना उठाएंगे तभी ये मुद्दा उठेगा और सरकार जागेगी। जहां तक वोट बैंक की बात है, 84 लाख पेंशनर्स हैं, अगर उसमें 4 भी जोड़ दिया जाए तो हमारे कईयों करोड़ जो है वोटर्स हो जाते हैं। और हम ये नहीं चाहते कि हम ये कहें कि ये सरकार हम गिरा देंगे, वो सरकार बना देंगे। हमारे लिए तो जो सरकार है, देश की सरकार है, करे। पर सरकार अगर हमें धोखा देती रहेगी बराबर, तो हमारे लिए भी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। हम लोग कब तक जो है इनके झूठे आश्वासनों पे जीते रहेंगे। सरकारी आंकड़ा है कि 200-250 पेंशनर रोज मर जाते हैं, उसमें से ज्यादातर लोग आर्थिक बदहाली और हमें मेडिकल सुविधा, फ्री मेडिकल सुविधा ना मिलने की वजह से मर रहे हैं। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। परिवार में भी जो वृद्ध होता है सबसे पहले उसका ध्यान रखा जाता है, उसके बाद लोग अपना चीज देखते हैं कि उसको खाने को मिला, उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं है। और ये सरकार आंखें मूंदे बैठी है। कैसी सरकार है भाई, जब हम लोगों का ख्याल नहीं रखी। हम लोगों ने 30-35 साल सर्विस करी, सेवा करी पूरी, और अपना अंशदान दिया है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हमने अंशदान दिया है, उसी में से हमें पेंशन चाहिए। और सरकार के पास 11 लाख करोड़ का कॉर्पस है, जिसपे से 70,000 करोड़ रुपए इनको प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है। 17,000 करोड़ रुपए ये पेंशन, बाकी ये फिर फंड में डाल देते हैं। हमारा पैसा हम ही को नहीं दे रहे, हम लोगों को भीख मांगने की नौबत आ रही है। ये स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि कैसे इसका निदान किया जाए। रमाकांत जी, बात यह है कि सरकार के पास पैसा भी है, और सरकार की इतनी मुलाकातों के बाद ये समझ में आता है कि सरकार के पास जानकारी भी है। यानी सरकार जानबूझकर इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। सब कुछ जानते समझते हुए, पैसा होते हुए भी सरकार ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। क्या जंतर मंतर पर धरने से सरकार की आंखें खुलेगी? धन्यवाद मैडम। मुख्य बात यह है कि ये रिटायरमेंट के बाद यहाँ आके बैठने का जरूरत है क्या? ये मेरा, मैं 76 ईयर्स एज मेरा, मैं कैंसर सर्वाइवल पेशेंट हूँ। लोग जो आज जंतर मंतर को आए हैं उनके पास पैसा नहीं है। लोग जो है डोनेट करके, कलेक्शन करके, उनसे किराए लेके यहाँ तक पहुंचे हैं। सरकार समझना चाहिए। और अभी एक मुख्य बात है कि हम जो मांग रहे हैं ये रेस्पेक्टेबल पेंशन मांग रहे हैं। फैमिली सिस्टम चेंज हो गया है मैडम आजकल।
ये न्यूक्लियर फैमिली आने के बाद ये रिटायर्ड लोगों का कंडीशन बहुत वर्स्ट होते जा रहा है। उसके बाद अलावा ये जो एम्प्लॉयमेंट सिस्टम जो चल रहा है आजकल, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम कर रहे हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम कर रहा है, उसका खुद का नौकरी उसको गारंटी नहीं। क्या उसका बाप को देखना, क्या उसका बीवी को देखना, क्या उनका बच्चों को देखना, ये इसमें हम फंस के लोग इतना मुश्किल में पड़े हैं। और एवरी मंथ 200 पीपल आर डाइंग। कारण ये है कि उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, दवा खरीदने को पैसा नहीं है, कंसल्टेशन करने को दवा नहीं है, वैसे मरते जा रहे हैं। सरकार कुछ विचार करना पड़ता ना। ये लोग मर रहे हैं, ये लोग जी नहीं सक रहे हैं, इनका डिमांड नॉर्मल है। इसके लिए तभी हम जो पूछ रहे हैं 7,500 रुपये दिए, ये क्वाइट नॉर्मल है। और इसके वाला हम तो भीख तो नहीं मांग रहे, हम तो एंटायर सर्विस 35-40 इयर्स देश के उन्नति के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट से काम कर चुके हैं। नहीं तो अब तक सरकार के को भारत का कंडीशन यहाँ तक आने का कारण हम भी जिम्मेदार है। ये नहीं कि ओवरनाइट इंडिया इतना बढ़ गया बोल के कौन भी नहीं बोल सकता है। कौन सा तो भी डिपार्टमेंट लीजिए। ये होते हुए हम डिमांड करते हैं सरकार को, हमारी मांग जो है बहुत मिनिमम है, रिस्पेक्टेबल है। ये आखिरी बात, बहुत छोटी मिनिमम मांग को भी सरकार मान नहीं रही है। सरिता जी, महिलाओं की संख्या वहां पर कितनी है और महिलाएं जो हैं वो अपनी बात को इस आंदोलन में जितनी मजबूती से पुरुष रख रहे हैं उतनी निश्चित रूप से रख रही हैं। तुलनात्मक रूप से महिलाओं की संख्या भी कम होगी। देश की वित्त मंत्री इस वक्त महिला है। क्या वजह मानती हैं आप कि निर्मला सीतारमन को ये बात समझ में नहीं आई? समय पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता नारखे, राष्ट्रीय महिला सचिव हूँ। मैं महिलाएं इसमें बहुत संगठन में बहुत सारी महिलाएं हैं और निर्मला सीतारमन जी से हम लोग मिले भी हैं। हमने हमारी कथा सुनाई है उसमें कि 1,000 रुपए की पेंशन से घर कैसे चलेगा। यही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा सरकार से कि 1,000 रुपए में जीवन कैसे व्यापार करें, हम जीवन कैसे जिए। इसमें महिला होने के नाते जो हमारी ईपीएस की बहनें हैं उनकी भावनाओं को अच्छी तरह से मैं समझ सकती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने सभी महिलाएं एक प्रश्न का समाधान चाहती है। कई प्रदेशों का दौरा कर चुकी हूँ, सभी पेंशनरों की परिस्थिति बहुत गंभीर है और महिलाएं इतने कम पैसे में कैसे गुजारा करें, यही प्रश्न हमारा है। निर्मला सीतारमन जी से भी यही प्रश्न है हमारा, क्योंकि मैंने उनको खुद बोली हूँ कि आप भी एक महिला है, आप महिला की समझ सकते हैं कि वो घर खर्च कैसे चलाए। तो आपने जब बोला तो क्या जवाब मिला आपको? क्या कहती हैं वित्त मंत्री? क्या परेशानी है उनके सामने? उन्होंने कहा कि श्रम मंत्री जी के पास से जब हमारे पास कुछ आएगा, लेटर आएगा तो उस पर हम काम करेंगे। और बोले कि मैं भी समझ सकती हूँ कि इतने कम में पेंशन में आप कैसे क्या गुजारा करते हो। मैंने बोला मैडम महंगाई इतनी बढ़ गई है, इसमें कैसे क्या गुजारा करें। तो उन्होंने बोला मैं समझ सकती हूँ, मैं करूंगी आपका काम। जी, समझ सकती हूँ, करूंगी कहा देश के वित्त मंत्री ने, किया नहीं। बजट के बाद बजट आ गए, हर बार बजट से ये उम्मीद की गई लेकिन उसके बाद भी हुआ नहीं। प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद भी ये बात अगर आगे नहीं बढ़ पा रही है, अशोक राउत जी, कैसे लगता है आपको कि मतलब इसका समाधान निकलेगा? विपक्ष की क्या भूमिका है इस पूरे मसले पर? विपक्ष ने कितनी ताकत आप लोगों के साथ लगाने की चेष्टा की है, लगाई है? इसमें हम जैसे कम से कम पूरे देश के जो सांसद है, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, उन सभी को हमने 10-10 बार निवेदन दिए हैं, मिल चुके हैं। हमारे पास तकरीबन 300 सांसदों के समर्थन के पत्र हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन, सभी पक्षों के, इंक्लूडिंग बीजेपी और विरोधी।
हमने आज तक ये 10 साल के संघर्ष में एक भी ऐसा राजनेता नहीं देखा जिसने कहा होगा ये प्रश्न गलत है। इच्छा, मंशा, सपोर्ट सभी का है, लेकिन ये बात भी सच है कि हमारा काम नहीं हो रहा है। इसमें देखिए मैडम, इसमें एक सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये हमारे आत्मसम्मान का मामला है। आज जब एक आदमी घर में 50,000 रुपए पेमेंट लेके आता था, जो घर का कर्ता पुरुष था, घर का दाता था, पिता था, उस आदमी को तब अलग ट्रीटमेंट घर में मिलती थी, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलती थी। आज 500 रुपए, 1000 रुपए लाने वाला बूढ़ा किसको चाहिए? वो घर में उसका सम्मान खत्म हो गया है। वो ऐसे देश में, जो देश मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव की संस्कृति अपनी मानता है, ऐसे देश में बूढ़े लोगों को मरने के लिए छोड़ना, ये तो किसी भी स्केल से, किसी भी नाप तोल से ये फिट नहीं बैठता है देश की संस्कृति में। और आज लोग रोते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो दिन में एक ही बार खाना खाते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं बूढ़े जो किसी दुकानों पे, टपरी पे काम करते हैं। अभी आज मुझे बताइए, अच्छा ये कंडीशन केवल निचले तबके के नौकरों की नहीं है, नौकरदारों की, बल्कि एक चीफ इंजीनियर मैंने देखे, उनको 1200 रुपए पेंशन है, वो बाहर बता भी नहीं सकता है। ये इतनी बेकार कंडीशन करके रखी है। जी, प्रगति तो प्रगति आप अगर हमें छोड़ के क्या प्रगति आर्थिक है? नहीं है, मुद्दा सिर्फ आर्थिक नहीं है, सामाजिक भी है। और समाज में वाकई में पैसे की इतनी ज्यादा अहमियत हमारे समाज में होने लगी है, राजीव भटनागर जी, कि बुजुर्ग घर में पेंशन 1000 ला रहे हैं, इसलिए उसकी ताकत या उसका सम्मान कम हो जाए। कितने लोग हैं ऐसे आपके आसपास जिनको आप देखते हैं कि उनका सम्मान इसलिए कम हो गया क्योंकि वो पेंशन कम ला रहे हैं। मैडम, इससे पहले ये सरता जी ने जो बताया कि वित्त मंत्री ने कहा था कि हम आपके करेंगे काम, ये उसके बाद 2 बजट आ चुके हैं, 2 बार बजट पेश किया जा चुका, अभी तक प्रोविजन नहीं किया है। और इतने बड़े बजट में ये कोई बड़ा प्रोविजन नहीं है जो किया नहीं जा सकता, पर सरकार करना नहीं चाहती, जानती है कि बूढ़े हैं, 81 लाख हैं, धीमे धीमे करके मरते जा रहे हैं, तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ये सरकार की उदासीनता, अमानवीय व्यवहार है कि वो हम लोगों का ध्यान नहीं रख रही है। अब आप जैसे कमांडर साहब ने हमें बताया कि क्या है उसमें इज्जत रह जाती है, 1000 1500, हम लोग बताते ही नहीं किसी को हमें पेंशन मिलती है। कोई कहता है आपको पेंशन मिलती है, कहते नहीं मिलती है। एंट्री कराने लोग नहीं जाते कि 800 1000 रुपए की एंट्री कराने कौन जाए? और उसपे दुनिया का ये कि इसमें ये करना है, आपको ये कानून है, लाइफ सर्टिफिकेट दीजिए हर साल, नहीं दिया है तो वहां जाइए, इतने किलोमीटर ये दौड़िए। मतलब आपने जिंदगी बर्बाद कर दी लोगों की। और 7 करोड़ लोग जो अभी इस योजना के सदस्य हैं, उनको भी आगे पेंशन मिलेगी, उन लोगों को भी परेशानी है। सारे आपको बताएं इसमें कौन है, एनटीपीसी, ओएनजीसी, एचएएल, सारे कॉर्पोरेशन बड़े बड़े, जितने रोडवेज हैं, जितने कॉर्पोरेशन हैं, जितनी सहकारी संस्थाएं हैं, मिले हैं और कारखाने हैं, इवन आपका मीडिया संस्थान है, सबको इसमें शामिल है, जिनको ये इतनी पेंशन दे रहे हैं। 1500 2000 लोगों को पता नहीं चलता है, जब रिटायर होते हैं ना तब पता लगता है अरे इतनी पेंशन। और हम लोग 1250 रुपए उन्होंने अंशदान दिया है, 2000 रुपए पेंशन में क्या करेगा कोई आदमी? ये सोचने वाली सरकार। मानवीय आधार पे भी सोचे तो सरकार को करना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा की इतनी योजनाएं हैं, आप उसमें 3000 5000 रुपए बांट रहे हैं पेंशन, बांटिए, खूब बांटिए, पर जिन्होंने इसका अंशदान दिया है सबसे पहले आप उनको दीजिए, बाकी लोगों को बांटिए, ये हमारा कहना है। जी, रमाकांत जी, राजीव जी का कहना है कि भाई बार बार सरकार के लिए ये इतना बड़ा काम नहीं है जितना बड़ा सरकार ने बना लिया है। एक इसका आर्थिक पक्ष है और दूसरा इसका सामाजिक पक्ष है। सामाजिक पक्ष कितनी पीड़ा देने वाला है, कितनी परेशानी बढ़ाने वाला है, कितना तनावपूर्ण है। बुजुर्गों की वैसी जिंदगी तनावपूर्ण, ऊपर से ये एक नया तनाव। मैडम, आज ही जो बताया है करेक्ट बताया। देखिए, ये जो सरकार के पास टोटल फंड है, उसमें से उसको 70,000 करोड़ रुपीज इंटरेस्ट आता है। उसमें से
14,000 करोड़ रुपए अभी लोग पेंशन करें। हम जो मांग कर रहे हैं उन्हें नजदीक 6 साढ़े 6,000 आराम से दे सकते हैं, मगर सरकार ये नहीं सोच रहे हैं। कई को नहीं सोच रहे हैं, ये हमको खुद कंफ्यूजन में बिठाया है। कौन इसका ऑब्जेक्शन कर रहा है, कौन इसका रोक रहा है, वही तो हमको दिन रात सोच के बस हो चुका है मैडम। क्या बोलने का, कैसा जिंदगी जीना, लोगों का मुश्किल कैसा समझाना लोगों को। कभी भी आए तो ऐसा जंतर मंतर में बैठते बोलते ही मिनिस्टर बुला लेता, बुला के बोलेगा नहीं आपके काम हो रहा, आपके काम हो रहा। अरे कब हो रहा है भाई? 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, अरे 8 10 साल आप लोग काम हो रहा है बोलते जा रहे हैं। ये हम क्या जवाब देना हमारी लोगों को? वही तो मुश्किल है ना। वो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करे और मिनिमम पेंशन सैंक्शन करे। ये आपसे मीडिया का थ्रू सरकार को पहुंचने का हम रिक्वेस्ट करते हैं मैडम। सरिता जी कितना समय सरकार को आपको लगता है कि लगेगा, और अगर सरकार जल्दी से इस विषय पर अपनी स्वीकृति नहीं देती है तो आप लोगों के आंदोलन की समयावधि कोई आपने तय की है, कितने समय तक चलेगा? वैसे तो हम चाहते हैं कि जल्दी अभी जंतर मंतर में चालू है, इसी में उन्होंने आदेश दे देना चाहिए या कुछ बता देना चाहिए कि हम आपका काम कर रहे हैं, कि जल्दी करेंगे। उन्होंने एक सूचना खुद आकर के हम श्रम मंत्री जी से मिले थे तो उनको बोले थे कि जंतर मंतर में आप आइए और वहां पर सभी को बता दीजिए, आपके मुंह से सिर्फ 2 मिनट का टाइम हम लेंगे आपका, तो आप बता दीजिए। इससे थोड़ा सा लोगों को हिम्मत आ जाएगी कि हाँ अपना काम हो रहा है। और हम तो चाहते ही नहीं ना, बुजुर्ग लोग हैं हम लोग सभी लोग, तो ये इतना बार बार दिल्ली में आना हमारे लिए संभव नहीं होता है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हम आंदोलन नहीं चाहते हैं, हमारा काम जल्दी से जल्दी हो, सरकार से यही प्रार्थना करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भगवान से आप लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं। और मैडम एक बात और कि बुल्ढाना में ये अनशन चल रहा है, आज उसका 2633वां दिन हो गया है। इतना बड़ा अनशन चालू है महाराष्ट्र में, बुल्ढाना में राव साहब के नेतृत्व में काम चल रहा है ये। तो इतना बड़ा आंदोलन होने के, इतना बड़ा अनशन चालू है, बुढ़े लोगों का दिन रात शुरू है, फिर भी वहां पर कोई दखल नहीं ले रहा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि बहुत दुखद है, और इतना बड़ा आंदोलन के बाद भी सरकार तक आखिर क्यों बात ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, क्यों सरकार इस मुद्दे पर इतनी संवेदनहीन है। 85 लाख के आसपास ये जो आबादी है, ये वाकई में वोट बैंक में इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, इसलिए सरकार इस विषय पर चुप्पी साधे हुए है। सरकार इन पेंशनर्स की बात को कब सुनेगी, इन सीनियर सिटीजन्स का सम्मान वापस आ पाएगा, इसको लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी बात सरकार तक पहुंचाना, आप लोगों की बात सरकार तक पहुंचाना हमारा काम है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, सरकार अपनी जिम्मेदारी कब पूरी करती है ये देखते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका आंदोलन जो है वो सरकार तक आपकी बात पहुंचाने में सफल हो। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।